Hello, my lovely students out there. I hope you are doing your preparation good, and I know I have a proof of it because we are observing your test copies. And actually, again, I have to say, of course, your performance really improving day by day, and this I want to say, keep this performance continue, and definitely I assure you, you will pass your upcoming exam with the exemptions. All right. Now, without wasting time, today we are going to start a new topic. ऑफ कोर्स हम लोग इसमें पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किए होते हैं जिसमें हम लोग सेक्शन 186 को डिटेल में डिस्कस किए थे. नाउ इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कमर्शियल पेपर. द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स of course are well aware with this concept, but I will try my level best to tell you what the all technical aspects related to the commercial paper. The most important thing, before starting this session and take the technical aspects of this topic, I would like to give you a very beautiful example, and it's a very very common example. So before I start this session, just keep your mind completely concentrated and listen carefully. All right, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, कॉमर्शियल पेपर, ये पॉइंट्स वगैरह सब मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ी देर का खेल है. ये कॉमर्शियल पेपर आपका पॉकेट में होगा ऑफ कोर्स. चलिए एक एग्जांपल समझते हैं इसको पहले ना. आप मान लीजिएगा एक रेस्टोरेंट में गए और आपने वहां कुछ खाया, ठीक है. अभी कॉमर्शियल पेपर की टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जाऊंगा, और जिन लोगों को पहले से बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है, तो थैंक यू वेरी मच. जब बट जिनको भी नहीं पता है वो कंटिन्यू बने रहें. क्लियर? सो क्या कह रहा हूँ बेटा, ध्यान सुनो. हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए कुछ खाना खाने के लिए, और रेस्टोरेंट का बिल आया फॉर एग्जाम्पल 1100 रुपीज. ऑलराइट. अब आपके पास था 2000 का नोट, आपने उसको 2000 रुपया दिया. अब रेस्टोरेंट के साथ चैलेंज आ गया, उसके पास लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है. तो आपको क्या किया रेस्टोरेंट के कि भाई एक काम करते हैं, आप हमसे एक नोट लिखवा लीजिएगा. कि नोट क्या होगा, आपके पास बता कितना 900, जो कि इसको पे ऑफ करना था. किसको? रेस्टोरेंट के ऑनर को. बहुत पकड़ में आ रहा है. आपके रेस्टोरेंट का बिल आया 1100, आपकी पॉकेट में 2000 का नोट था, आपने उसे दिया. अब उसको वापस जो पे ऑफ करना है 900, बट उसके पास लिक्विडिटी नहीं है. इन दैट केस उसने आपको एक प्रॉमिस किया. वो प्रॉमिस ये किया कि आप चाहें तो विद इन 1 मंथ के अंदर इस 900 को यूज कर सकते हैं. कैसे यूज कर सकते हैं? आप हमारी किसी भी ब्रांच पे जाकर इस 900 को आप जैसे ही भी नोट शो करेंगे, वो नोट मीन्स एक पेपर होगा. पेपर का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, एक तरह का लेटर हेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू. ओके, तो उस पर आप क्या करेंगे, कंपनी जो रेस्टोरेंट ऑनर होगा वो अपना रेस्टोरेंट का स्टैम्प वगैरह इम्प्रेस करेगा, एंड अल्टीमेटली आप उसके ब्रांच में कहीं भी जाएंगे वो 900 रुपीज आप यूज कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट लंच. Now the point is that आपको एक भरोसा क्यों आएगा? हो सकता है आपको भरोसा भी नहीं आए, बट भरोसा जब आएगा जब आपको पता हो कि वो वेल रेपुटेटेड आपका एक रेस्टोरेंट है आपकी सिटी में, मान लीजिए, अगर आपको बहुत भरोसा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, और आपको पता है कि जिसने स्टैम्प अफिक्स किया, जिस रेस्टोरेंट ने, आपको पता है कि ये मेरा इजीली मुझे यहाँ से रिफंड मिल जाएगा, मीन्स रिफंड इन द फॉर्म ऑफ लंच. तो आपने क्या किया, आपको भरोसा आया. अब अगर मैं आपको ध्यान से कहूँ, कॉमर्शियल पेपर में भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है. एक पार्टी है जिसको अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, एक पार्टी है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है. दोनों में बात समझना. एक पर्सन जिसके पास आइडल पैसा है, जिसको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे तुरंत पैसा नहीं चाहिए, और एक पर्सन जिसको तुरंत पैसा चाहिए. और आप बहुत से जानते होंगे, ये स्पेशली जब हम बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं. शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पे ऑफ करने पेरोल्स कर रहे हैं, ठीक है, पेरोल्स पे ऑफ कर रहे हैं. इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्किंग कैपिटल की नेसेसिटी रहेगी. अब सर लेकिन आप तो कह रहे हो कि एक इंस्ट्रूमेंट है और भरोसा करना पड़ रहा है. ऑफ कोर्स, इसलिए यहाँ पर आरबीआई ने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी बताई हैं, जो लार्ज कॉर्पोरेट्स और वेल रेपुटेड कॉर्पोरेट्स जिनकी रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होगी, लाइक A2, ऑलराइट, उन्हीं को हमने अलाउ किया है. बट इस टॉपिक पे आगे जाने से पहले मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉमर्शियल पेपर जनरली होता क्या है. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बट बाय द नेचर ये अनसिक्योर्ड है. इसलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या आती है, इसमें इंटरेस्ट बहुत हाई होता है. जनरली डिस्काउंट पे इश्यू होता है और रिडीम होगा फेस वैल्यू पे. मेरे एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा, ठीक है. कैसे इश्यू होता है? डिस्काउंट पे इश्यू होता है,
और रिडीम कैसे होगा, फेस वैल्यू पे। ऑलराइट, अच्छा अब क्या होता है कई बार कि आपको, जैसे मैंने भी एग्जांपल में कहा कि उस रेस्टोरेंट में आपने गए, आपने अपना लंच एंजॉय किया, उसके पास लिक्विडिटी नहीं थी, इसलिए वो आपको बाकी का जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट उसने पे नहीं किया, बट उसने प्रॉमिस किया, दैट्स अ थिंग। कॉमर्शियल पेपर क्या बन गया, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट, क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, नेगोशिएबल, मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और उसको आगे हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसकी एक ड्यूरेशन भी होगी। जैसे मैंने भी एग्जांपल में लिया कि वो जो आपको रेस्टोरेंट के ऑनर ने अपने लेटर हेड पे लिख के दिया है, वो कहता है कि इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी किसी भी ब्रांच में फॉर नेक्स्ट 30 डेज, आने वाले 30 दिन के अंदर ऑलराइट, विद इन 30 डेज आप उसे यूज कर सकते हैं। सेम कॉमर्शियल पेपर के अंदर भी हम देखेंगे कि उसकी एक अपनी वैलिडिटी है, जिसे हम बोलते हैं ड्यूरेशन और टेन्योर। मिनिमम 7 डेज का टेन्योर होगा एंड मैक्सिमम जो 364 डेज का होगा। ऑलराइट सर, लिक्विडिटी बनाने के लिए हमेशा देखा, लिक्विडिटी के लिए इंस्ट्रूमेंट में नेगोशिएबिलिटी होनी भी बहुत जरूरी है। अगर वो नेगोशिएबल होगा तभी लिक्विडिटी बना रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट कर लूं और मैच्योरिटी तक वैसा बैठा वेट करता रहूं तो लिक्विडिटी तो फिर रुक गया। इज इट क्लियर? दैट्स द रीजन इन 1990 कहीं ना कहीं पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ इन आवर कंट्री देयर इज अ नीड ऑफ सच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कमर्शियल पेपर्स। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है। ये क्या करेंगे, किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को, बैंक्स को या प्राइमरी डीलर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का काम करेगा। बात पकड़ में आ रहा है यहाँ तक का? तो हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने कहा कि आप एक भरोसे पे जा रहे हैं और ये बाय द नेचर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो कहीं ना कहीं चैलेंज आ जाता है कि मैं ट्रस्ट कैसे करूं। आपको ट्रस्ट कब होगा, जब कोई बैंक इसे इशू कर रहा हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इशू कर रहा हो और जिसकी सर्वेलेंस आरबीआई कर रहा हो या कंपनीज कर रही हैं, बड़ी कॉर्पोरेट्स कर रही हैं। बट यहाँ कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली अलग से क्राइटेरिया दिया गया, मतलब एलिजिबिलिटी बताई गई कि जिन कंपनीज की नेटवर्क मिनिमम 4 करोड़ है, वापस जिनकी कंपनी बोल रहे हैं, ठीक है, मिनिमम कितना है मेरे बच्चे, 4 करोड़ है, प्लस उनको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन की हो। वर्किंग कैपिटल लिमिट, आई होप इससे फैमिलियर होंगे आप, ठीक है। एंड थर्ड, जिन कंपनीज की एसेट्स क्लासिफाइड एज ए स्टैंडर्ड एसेट्स। अब क्वेश्चन आता है कि आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होती हैं? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। स्टैंडर्ड एसेट्स आर दो सेट्स व्हिच हैविंग अ लेस रिस्क। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने जिस कंपनी के हमने उसको बैंक जिसको क्लासिफाइड कर रहा है, जिस एसेट्स को, जिस कंपनी के एसेट्स को क्लासिफाइड कर रहा है, उसमें रिस्क कम है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड में रिस्क कम है, रियल एस्टेट में कम है। बट अगर वहीं पर ही ऐसी एसेट्स लाइक इन द नेचर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो हाईली रिस्क है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का बोरोवल अकाउंट होगा उसके अंदर बैंक ये चेक करेगा कि आपकी एसेट्स स्टैंडर्ड एसेट्स में हो, क्योंकि अनसिक्योर्ड है। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि हाईली रेटेड होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जरूरी है सबके लिए, जो भी इश्यूअर होगा, इश्यूअर कौन होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्राइमरी डीलर्स। जनरली प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं मेरे बच्चे? बैंक्स। इज इट क्लियर? जनरली प्राइमरी डीलर्स बैंक्स होते हैं, ये बैंक्स की सब्सिडरीज होती हैं, क्लियर एकदम। या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। यह हम बात कर सकते हैं बड़ी कॉर्पोरेट्स की, यह हम बात कर सकते हैं कंपनीज की। कंपनी के लिए अलग से क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, तो मिनिमम नेटवर्थ 4 करोड़ एंड सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट्स बाय द बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लिमिट दे रखा हो। ऑलराइट, एंड थर्ड थिंग, कंपनी के जो बोरो अकाउंट के अंदर बोरोवल, मतलब जब कंपनी ने बोरोज की होंगी बोरोइंग्स बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसकी एसेट्स एज ए स्टैंडर्ड सेट्स हों। अगेन आई एम टेलिंग यू, स्टैंडर्ड सेट्स उन्हें भी कहते हैं जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होती हैं। आप जानते होंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होती हैं जहां से रिकवरी जनरेट करना बैंक के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है एंड अल्टीमेटली बैंक को अपनी एनपीएस सेल आउट करनी पड़ती है। वो अलग कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा ना। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर क्या सबको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा? आंसर इज यस, जो भी इश्यूअर होगा उसको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑलराइट,
अच्छा, यहाँ जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे, याद देखिएगा, सिर्फ इस पर अच्छे से फोकस कीजिएगा, ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा तो आपको टॉपिक अच्छे से याद हो जाए भी कि अभी, ऑलराइट, और बार बार हमको सीपी चेक ना करना पड़े। क्लियर? अच्छा, अब जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया, अब यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे कि सर इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कम से कम 5 लाख, मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख एंड मल्टीपल देयर ऑफ। मल्टीपल देयर ऑफ का मतलब यह हुआ 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 5 के बाद 6 या 7 नहीं हो सकता, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5 लाख। सर क्या एक इंडिविजुअल कर सकता है इन्वेस्टमेंट? आंसर इज यस। क्या सर एक बैंकिंग कंपनी कर सकती है? ऑफ कोर्स। क्या सर इसके अंदर बड़ी कॉर्पोरेट्स इन्वेस्ट कर सकती है? आंसर इज यस। एनालाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्या फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कर सकते हैं? आंसर इज यस। बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आरबीआई की गाइडलाइंस, सेबी एंड फेमर रेगुलेशंस को कंपाइल करना पड़ेगा, तो वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, एज यू नो दैट वेरी वेल। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जब फाइनेंशियल, ऑफ कोर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, इंटरनेशनल एंगल, मतलब पैसा कहाँ से आएगा? बाहर से। तो वहाँ एक लिमिट्स भी प्रिस्क्राइब की हुई हैं। इज इट क्लियर? सर आपने तो बहुत सारा बता दिया, चलिए फिर आइए पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार, फिर और बातें बताएंगे आपको। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमर्शियल पेपर। अच्छा, एक बात देखिएगा, आई सजेस्ट कि आप एक काम जरूर कर लें, इससे नोट जरूर कर लें, ठीक है? पहले सुन लीजिएगा, फिर पॉज कर लीजिएगा, ठीक है? पहले सुन लीजिएगा, फिर पॉज कर लीजिएगा, फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने क्या बताया? कॉमर्शियल पेपर क्या बेटा? अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। कैसा इन नेचर? शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म का मीनिंग आपको कैसे समझ में आ जाएगा इमीडिएटली? ड्यूरेशन ही जिसकी कैसी है आप जानते होंगे, 3 तरह की नीचे होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ जब हम बात कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म, मतलब जिसकी मेच्योरिटी विद इन अ ईयर हो जाएगी। सो मिनिमम इसकी ड्यूरेशन कितनी है? 7 डेज एंड मैक्सिमम इज 364 डेज, मीन्स 1 ईयर। नेगोशिएबल इन नेचर एंड इशूड इन द प्रॉमिसरी नोट। पीएन का मतलब यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। क्लियर एकदम? सी आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर पढ़ा है तो इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। क्लियर एकदम? नहीं पढ़ा है तो पर्सनली आप यू नो व्हाट्सएप NRK9 के व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा क्वेरी, डेफिनेटली आई विल आंसर टू यू। ऑलराइट, नाउ इसके अलावा हमने वीडियो वैसे CSET के लिए बनाया हुआ है, चैनल पे अवेलेबल आई थिंक। ऑलराइट, नहीं होगा तो हम लोग बताएंगे फिर भी। ऑलराइट, तो सर कैसा है बेटा? बोलो मेरे साथ, बोलो 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 बोलो, याद करना है, बाद में थोड़ा ना करना है। अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली क्यों यूज किया जाता है? टू फुलफिल व्हाट? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नेसेसिटीज। किस लिए? शॉर्ट टर्म जो हमको लिक्विडिटी का जो इशू आ रहा है, शॉर्ट टर्म नेचर की है, अभी वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ रहा है, क्या करें? कॉमर्शियल पेपर इशू कीजिएगा। नाउ वैसे बताया नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब अच्छे से जानते हैं मेरे बच्चा लोग, फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली ट्रांसफरेबल इन नेचर कैसा है ये? फ्रीली ट्रांसफरेबल। ऑलराइट सर। इशूड बाय PD, जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी डीलर। PD मतलब प्राइमरी डीलर। प्राइमरी डीलर बेटा वो होते हैं जो रजिस्टर होते हैं विद द RBI। वन मोर टाइम, जो रजिस्टर्ड है विद द RBI। सर क्या NBFC? ऑफ कोर्स। बैंक्स? ऑफ कोर्स। बैंक्स की सब्सिडरीज? ऑफ कोर्स। क्लियर? सर बैंक की सब्सिडी सर वो कंपनी है के अंदर रजिस्टर्ड थी, बैंकिंग कंपनी है, ऑफ कोर्स। क्लियर? तो प्राइमरी डीलर्स हैं। या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अच्छे से जानते होंगे, एंड कॉर्पोरेट्स भी कर सकती हैं। बट अगर कंपनीज करती हैं तो उनके लिए एक अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया था, जिनका नेटवर्थ मिनिमम 4 करोड़ होना चाहिए। नेटवर्थ बेटा कितना होना चाहिए? मिनिमम 4 करोड़। क्लियर? एंड सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट, प्लीज नोट डाउन द लिमिट वर्ड, लिमिट बाय द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनको वर्किंग कैपिटल लिमिट इशू की गई हो, प्लस है मतलब साथ में 4 करोड़ का नेटवर्क तो चाहिए। 4 करोड़, 400 करोड़ मत कराना, ठीक है? एंड कंपनी के जो सेट्स है इन अ बोरोवल अकाउंट, the borrowed account of the company is classified as a standard assets. स्टैंडर्ड अभी बताए थे ना, लेस रिस्की, लाइक मैंने भी एग्जांपल दिया, रियल एस्टेट है कम रिस्क है, गोल्ड है कम रिस्क है,
ठीक है, बट हाईली रिस्की कौन सी हो जाएंगी, जैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, क्लियर एकदम, एंड विच इज नॉट कैटेगराइज एज एनपीए, ऑल्सो नोट डाउन इट, those assets which are not categorized as NPA, non performing assets, क्लियर। ज़्यादा जानकारी के लिए हम फिर बोल रहे हैं, अलग से पूछेगा, इतना टॉपिक है ना, इतना एलाबोरेट हो सकता है, ठीक है। तो हमने भी 2 बातें समझा, पहला क्या है, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, एक बार बोलो ना साथ में यार, कब याद करोगे, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से क्या है, इज अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कौन इशू कर सकता है बेटा, प्राइमरी डीलर्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, या कंपनीज हैं। कंपनीज के लिए क्या क्राइटेरिया है, नेटवर्थ 4 करोड़ चाहिए, सैंक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट्स बाय द बैंक्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड स्टैंडर्ड सेट्स होनी चाहिए। ऑलराइट सर, कैसे इशू होता है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट, नेचर कैसा इसका, नेगोशिएबल एंड नेचर मींस फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफर मतलब फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आगे ट्रांसफर किया सकता है। ड्यूरेशन कितना है इसका, टेन्योर मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम 1 year मींस 364 days। मिनिमम अमाउंट 5 लाख एंड मल्टीपल देयर ऑफ, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, 5 के बाद 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, सीधा 5 के बाद 10 होगा, फिर 15, 20, तो मिनिमम अमाउंट यहाँ डिसाइड किया जाएगा। And of course, every issue of the CP is required to obtain the credit rating, which is mandatory, and such credit rating agency must be registered with the SEBI। आपको सबको पता है, जैसे रेटिंग कौन सी होगी, A2। अच्छा, ये सिंबल्स जो है ना, इट मे वेरी कर सकता है, बिकॉज सिंबल्स को ऑथेंटिकेट करने का किसका ड्यूटी होता है, सेबी का। सिंबल्स में अगर चेंज होता है, रिकमेंडेशन रिसीव करता है क्रेडिट रेटिंग से, और क्रेडिट रेटिंग के बाद में सेबी ने कंसिडर करता है, उनके सिंबल्स को रिमार्क करके वापस देता है। ऑलराइट, सो अभी जो बोल रहे हैं हम लोग A2 बोल रहे हैं इसको। इन्वेस्टर्स लोग कौन है यहाँ पर, ध्यान से देखें, इंडिविजुअल्स, बैंकिंग कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड, दोनों ही को कवर कर लिया है सर, मतलब दोनों ही हो सकती है बॉडी कॉर्पोरेट्स, जरूरी नहीं है कि इनकॉर्पोरेटेड ही हो, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज भी हो सकती हैं। अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज आर दोज एंटिटीज व्हिच आर नॉट हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब सेपरेट उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, अनइनकॉर्पोरेटेड में हम ट्रीट करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। Foreign institutional investors, of course, but they are required to comply with SEBI and RBI and FEMA regulations. SEBI, RBI and FEMA regulations. अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जब भी हम लोग मनी रिसीव कर रहे हैं इन इंडिया, ऑफ कोर्स अच्छी बात है, गेट खोलो पैसा आने दो, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई लिमिट नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लिमिट्स भी हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जो उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। एंड NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ये भी कर सकते हैं, बट यहाँ आपको याद होगा, अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो आपने पढ़ा होगा फेमा ना, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, हम उसके कैटेगरी में उसको ध्यान देंगे NRI के इन्वेस्टमेंट्स को लिमिट को देखते हुए। अमाउंट ऑफ CP रेज विद इन 2 weeks, ऑफ कोर्स। अब देखो समझना, मेरी बात को समझना ध्यान से, क्या होता है, इशूअर डायरेक्टली नहीं कर रहा है काम, ध्यान सुनना, इशूअर डायरेक्टली नहीं काम कर रहा है, इसके लिए इशूइंग पेइंग एजेंट, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट अपॉइंट होता है। और इशूइंग जो पेइंग एजेंट होता है बेटा कौन होता है, देखो ना समझना, कैसे इशू का थ्रू, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट के थ्रू। और ये कौन है बेटा, बैंक है। जैसे मैं भी एग्जांपल दूं, बैंक भी कौन है, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट, ठीक है। जर्नली हम इसको ये भी बोलते हैं, यहाँ पे समझना, नाम दे रहा हूँ लेकिन इसको नोट मत करना, आई मीन नोट करना, समझना। मर्चेंट बैंकर का कौन सा समझे ना आपने, कि पूरा का पूरा इशू वो मैनेज करता है, यहाँ उसको हम बोल रहे हैं क्या, इशू पेइंग एजेंट। और जनरली होंगे कौन, ये बैंक्स होंगे, जैसे एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक हैं, या हम PNB की बात करें, SBI की बात करें, तो शेड्यूल कैटेगरीज के बैंक हैं। ये क्या करेंगे, यही सिक्योरिटीज को इशू करेंगे, और जब बात आएगी रिडीम की, मैच्योरिटी की, तो यही आपको पैसा वापस करेंगे। तो यहाँ जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, थ्रू द इशूइंग एंड पेइंग एजेंट, वो आपका एंटायर इशू मैनेज कर रहा है। क्लियर हो रहा है, को डाउट्स में। और जनरली हम बैंक्स क्यों बनाते हैं, मैंने खूब बताया कि नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर ध्यान से देखा जाए तो बैंक्स की ज़्यादा होती हैं, तो ईजिली क्या हो सकता है, मार्केट को एसेस कर सकते हैं, और आप लोग मीन्स इन्वेस्टर्स ईजिली बैंक के ब्रांचेस को अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना। तो ये कह रहे हैं विद इन 2 weeks, मतलब ओपन हुआ सब्सक्रिप्शन के लिए आपने, और सब्सक्रिप्शन खत्म कितना टाइम पीरियड के अंदर, 2 weeks के अंदर ये क्या हो जाना चाहिए, मनी रेज हो जाना चाहिए। इफ बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइमरी डीलर इशू CP, देन इट मस्ट बी इन डीमैटेलाइज्ड फॉर्म। सर डीमैटेलाइज्ड फॉर्म में मैंडेटरी है, अगर बैंक कर रहा है, RBI का सर्कुलर के बाद में हम क्या बोल रहे हैं, अगर बैंक कर रहा है या फिर
प्राइमरी डीलर कर रहा है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर इशू कर रहा है सीपी, इन दैट केस फिर ये कैसा होगा, डीमैट फॉर्म में होगा। अदरवाइज कंपनीज अगर कर रहा है तो फिजिकल फॉर्मेट में हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। लेकिन ध्यान सुनने मेरी बात को, फिजिकल भी हो सकता है, कंपनीज कर रहा है फिजिकल हो सकता है। बट अगेन यहाँ से फिर इशूइंग पेइंग एजेंट जो है ना बेटा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, इसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ सीपी, कॉमर्शियल पेपर। और जब रिडीम करने की बात आएगी, जब ये आपको याद होगा मैंने बताया था इशू डिस्काउंट, सीपी कैसे इशू होता है बेटा, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। पार का मतलब सबको पता होगा, फेस वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। तो जब ये रिडीम करने के बाद अगर आप फिजिकल में होगा तो अगेन यू हैव टू अप्रोच इशूइंग एंड पेइंग एजेंट। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए एक्सिस बैंक को हमारा इशूइंग पेइंग एजेंट बनाया हुआ है, तो सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिएगा एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कंपनी है उसने सीपी इशू किए अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए, क्लियर। तो उसने किसको बोला, एक्सिस बैंक को, वो एक्सिस बैंक है इसका इशूइंग एंड पेइंग एजेंट। अब अल्टीमेटली क्या होगा, जब इन्वेस्टर लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा इसका तो यही इशू करेगा, और जब रिडीम करने की बात आएगा तो पैसा भी यहाँ से ही आएगा, कहाँ से, एक्सिस बैंक से, मीन्स हमारा शेड्यूल बैंक से। बात पकड़ में आया। अब ये फिजिकल फॉर्मेट में, अगर ये फिजिकल फॉर्मेट में है, सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनना, फिजिकल फॉर्मेट में, और सेबी कहता है कि जी हाँ आपको लिक्विडिटी की बात करते हो तो उसको डीमैट करवाओ, मेरी बात को समझ में आ रहा है। अगर सेबी कहता है कि अगर आप इसको लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए बेटा, ये डीमैट फॉर्म में होना चाहिए, ऑलराइट। इसके अलावा ध्यान सुनना, अगर कोई ट्रांजैक्शन ओवर द काउंटर क्या है, ओटीसी किया हुआ है, तो उसकी रिपोर्टिंग देनी पड़ती है विद इन 15 मिनट्स। अब अगर फिजिकल ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो उसकी रिपोर्टिंग भी आपको देनी पड़ेगी, किसको, डिपॉजिटरी को, जो आपकी कंसर्न डिपॉजिटरी होगी। बात पकड़ में आ रहा है। अदरवाइज अगर इसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पीडी मींस प्राइमरी डीलर अगर इशू करता है, इन दैट केस इट मस्ट बी इन डीमैट फॉर्म। बात पकड़ में आया। अब देखो यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट्स को हम वापस एक बार रिकॉल करके देखें तो हमने देखा कि बेसिकली क्या है, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट एंड बाय द नेचर इट इज a kind of negotiable instruments, means freely transferable, and duration is 7 days to 664 days, means 1 year, clear. Minimum of amount of investment, minimum amount of investment is 5 lakh and multiple thereof। हम जानते हैं कौन कौन इशू कर सकता है, बैंक्स कर सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकता है, कॉर्पोरेट्स कर सकती हैं, एंड कंपनीज अगर करती हैं तो उनका एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स क्या है, नेटवर्थ 4 करोड़, सैंक्शन हो वर्किंग कैपिटल लिमिट, and third word उनकी जो assets in the borrowed account of the company as a standard assets। so standard से भी बताया, standard are those assets which are not non-performing assets, means standard are those which having a less risk। risk का मतलब समझ में आया कि आपने मान लीजिए बैंक से लोन ले रखा है, गोल्ड दिया हुआ है कंपनी ने, एग्जांपल दे रहे हैं, तो गोल्ड की फ्लक्चुएशंस कम होगी ना, उसके प्राइसेस में ऊपर नीचे कम आता है, रियल एस्टेट्स एंड प्रॉपर्टी का वैल्यू एकदम नीचे नहीं जाता, एकदम ऊपर नहीं जाता, बट ये लेस रिस्की है, रिस्क है बट लेस रिस्की है, उसे हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड सेट्स, क्लियर एकदम। इसके अलावा हमने क्या देखा बेटा, क्रेडिट रेटिंग लेना मैंडेटरी ऑफ कोर्स, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमेशा देखेगा किसके साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सेबी के साथ में। इन्वेस्टर्स लोगों कैटेगरी हमने बनाया, कौन कौन हो सकता है, आपको इंडिविजुअल कर सकता है, ऑफ कोर्स सर इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट कर सकता है, ऑलराइट सर। इसके अलावा सर, इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज हैं सर, कॉर्पोरेट्स हैं, whether corporate incorporated or not, and NRIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं। बट अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करते हैं इन दैट केस मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए, आई मीन सॉरी, दे आर रिक्वायर्ड टू, FFI इज रिक्वायर्ड टू कंपाइल विद द सेबी, RBI एंड फेमर रेगुलेशंस, क्लियर एकदम। ऑलराइट सर, विद इन 2 वीक्स के अंदर इसका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होना मांगता है रे। एंड बैंक, अगर बैंक इंस्टीट्यूशंस या हम जैसे बताया भी आपको प्राइमरी डीलर्स अगर इशू करता है तो डीमैट फॉर्म होना चाहिए। इसके अलावा जो इस पूरे इशू को मैनेज करने का काम है वो काम करेगा कौन, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट, एंड सच एजेंट मस्ट बी व्हाट, शेड्यूल बैंक्स। सर शेड्यूल बैंक का ना सब्सिडरी है, शेड्यूल बैंक का सब्सिडरी है क्या सर, ये सब्सिडरी जो है ना शेड्यूल बैंक का ये भी इशूइंग पेइंग एजेंट का काम कर सकता है, आंसर इज यस। एज आई सेड बिफोर, सच इशूइंग पेइंग एजेंट जो होगा वो शेड्यूल बैंक्स होगा, तो अपना वर्क मैनेज करा सकता है थ्रू द सब्सिडरीज, क्लियर। अगर हम बताएं यहाँ पर, अगर फिजिकल ये तो लोग करेगा, लेकिन फिजिकल में क्या, तो ओटीसी ट्रांजैक्शन होगा, मतलब ओवर द काउंटर पार्टी टू पार्टी डायरेक्टली, इन दैट केस इट मस्ट बी रिपोर्टेड विद इन 15 मिनट्स टू द कंसर्न डिपॉजिटरी, क्लियर, रिकॉर्ड कहाँ से मेंटेन करेंगे। अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनो,
एक छोटा सा टॉपिक इसलिए लिया था ताकि आपको क्लैरिटी रहे, आप फटाफट से उसको ग्रैब कर सकें। और यहाँ देखिएगा नेक्स्ट जो है ना, अभी तक जितना हम वापस बोल रहे हैं CFL के अंदर हमने प्रिपेयर कर लिया है, उसका एक कंप्लीट टेस्ट करेंगे, मज़ा आ जाएगा। ध्यान से फोकस से करते रहें, ठीक है। एंड GMRC की आ रही है क्लास, मतलब गवर्नेंस का क्लास, एक और नए लेक्चर साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सो बने रहेगा, एंजॉय करते रहेगा। टेक केयर, गुड बाय।